स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। बेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो हिस्ट्री से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक इसके बीच में जितने भी आंदोलन या आपको जितने भी प्रस्ताव पारित होते हैं या जितने भी विद्रोह होते हैं, जितने भी समझौता होते हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके पूरा आपको क्रम से पढ़ना है। जैसे 1885 से शुरू करेंगे और 1947 तक यानी माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत को आज़ादी मिलती है उन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे 1885 पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना, इसको डिटेल में जानेंगे। फिर 1905, 1906, 1907, 8, 9 ऐसे करते करते हम लोग 1947 तक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 1947 तक माउंटबेटन योजना के तहत हम लोग भारत को आज़ाद कराएंगे, तब ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी अगर राज्य स्तर पर पीसीएस का हो या एसएससी का हो या आपके रेलवे का हो, आपके किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो आपसे क्वेश्चन इस वीडियो में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पूरे घटनाओं को हम लोग जानेंगे। तो बात करें अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो शुरू होती है 1885 से, और यहाँ पे हम लोग इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। पहला जो होगा उदारवादी चरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1905 तक। फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे उग्रवादी चरण, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग 1905 से लेकर 1919 तक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें गांधीवादी चरण, जो आपको 1919 से लेकर 1947 तक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदारवादी चरण की। तो यहाँ पे उदारवादी में एक वर्ड छिपा हुआ है उदार, यानी उदार प्रवृत्ति के नेता। इसमें कौन कौन आते थे? तो इसमें आते थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे। ये जो लोग थे ये अपने प्रार्थना पत्र और प्रतिवेदन द्वारा सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते थे। फिर आपको 1905 आया। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, जिसमें भारत में पूरी तरह यह हड़ताल होने लगा, पूरी तरह विरोध होने लगा अंग्रेजों का। फिर उसके बाद आते हैं आपके उग्रवादी नेता, और उग्रवादी नेता यानी मार धार करने वाले नेता आए, और इसमें जो आपके प्रमुख थे वह थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये आपको पंजाब के शेर कहे जाते थे, पंजाब केसरी कहे जाते थे, और मार धार के चलते ही इनकी 1928 में जब साइमन कमीशन आया था भारत में, तो उसी के विरोध में इनको लाठी से ही मृत्यु हुई थी मारने की वजह से। तो ये बाल गंगाधर तिलक इसमें प्रमुख थे। उसके बाद आपके थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इसमें नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको बिना लिए नहीं छोड़ूंगा। तो आपको उसके बाद इसमें आते हैं विपिन चंद्र पाल यानी पाल। तो यहाँ पे ये तीनों जो थे ये त्रिगुट कहा जाता था, यानी यहाँ पे लाल, बाल और पाल। तो ये तीनों को अगर बात करें तो ये तीनों को हिस्ट्री में नाम जाना जाता है त्रिगुट के नाम से। तो याद रखिएगा त्रिगुट में कौन कौन आते हैं। तो ये तीनों प्रमुख नेता आते थे। उसके बाद उग्रवादी नेता में बात करें तो आपको अरविंद घोष भी आते थे। तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि इसमें उग्रवादी नेता कौन है और उग्रवादी कौन है, आपको ऑप्शन दे देता है छांटने के लिए। तो आपको इतना याद रखना है। चलते हैं हम आगे जितने भी घटना है इसमें एक एक करके हम लोग 1885 से शुरुआत करते हैं। और 1885 में सबसे जो पहला घटना घटा था वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। आपको डेट भी याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में डेट ही पूछ लेता है। तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी, और प्रत्येक साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान एक अधिवेशन बुलाया जाता था दिसंबर में। तो दिसंबर में आपको बुलाया जाता था। इसके अलावा आपको विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था आपको विशेष स्थिति में। तो आपको ये सत्र चला था 1885 से लेकर 1947 तक। तो आपको हम लोग एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें सभी अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण जितने भी अधिवेशन है उन सबको कवर कराया जाएगा। उसके बाद हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। एक जगह था ग्वालियर टैंक, और वहाँ पे एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसी में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस समय इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन। उसके बाद इसमें दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया इसको। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहले यह संघ था, इसको कांग्रेस कर दिया किसके सुझाव से? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। उसके बाद हम बात करें इसके संस्थापक की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने किया था? तो वे किए थे आपको
ए ह्यूम ने, यानी एलन एक्टोबियन ह्यूम ने। एलन एक्टोबियन ह्यूम की बात करें तो ये आपको स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने ब्रिटिश सिविल सेवा की एग्जाम दी और इनको भारत में ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर काम करने का मौका मिला। तो यहाँ पे ये शिमला में बस गए। शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक पत्रिका लिखा गया जिनका नाम था जनता के मित्र, और यहाँ पे कांग्रेस के ये प्रथम सचिव भी बने। जब स्थापना हुई थी 1885 में, तो 1885 में ये कांग्रेस के सचिव बने और 1906 तक ये इस पद पे बने रहे। उसके बाद इनको पक्षी विज्ञान का जनक भी बोला जाता है, ए.ओ. ह्यूम को, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1912 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप इतना जानिए, बाकी हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे आपको अगर दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग अधिवेशन को कवर करेंगे। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे 1905, और 1905 में हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के पीछे जानेंगे कौन से कारण थे और क्या क्या निर्णय और क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था, किस उद्देश्य से किया गया। तो बंगाल विभाजन करने के पीछे सबसे जो बड़ा उद्देश्य था अंग्रेजों का, यह हुआ था कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना था। बात करें हम उस समय की बंगाल की, तो उस समय की बंगाल जो था वह भारत का सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा समृद्ध राज्य था, सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो अंग्रेजों को यह जरूर सोचना था कि हम बंगाल को अगर तोड़ देते हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाने वाला है। क्योंकि उस समय की अगर बंगाल की बात करें तो उसमें आपका आता था बंगाल खुद एक, और असम, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, और जितने भी उसमें पूरा आपको बांग्लादेश था वो सब उसी में आता था। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक चाल चली और बंगाल विभाजन कर दिया हिंदू और मुस्लिमों की एकता तोड़ने के लिए। और यह निर्णय लिया गया आपको 20 जुलाई 1905 को, आपको डेट भी याद रखना है, 20 जुलाई को निर्णय लिया। और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया पूरे भारत में, जिसको हम लोग आगे जानेंगे। और कितना भी विरोध हो गया लेकिन लागू कर ही दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और उसमें जो भारत के वायसराय थे वह थे आपके लॉर्ड कर्जन। और जब विरोध हुआ यहाँ पे 7 अगस्त को, तो स्वदेशी आंदोलन आपको चलाया गया पूरे भारत में। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन लागू जब हुआ 16 अक्टूबर को, तो देखिए बंगाल विभाजन कैसे किया गया था। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल को 2 भागों में बांटा इन्होंने। एक अब बांटे पूर्वी बंगाल में, दूसरी को बांटा यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में। तो पूर्वी बंगाल की अगर बात करें तो इसमें बांटा आपको पूर्वी बंगाल और असम को, और यह जो था यह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और इसकी राजधानी रखी यहाँ पे ढाका में। और दूसरी तरफ जो बांटा था यहाँ पे पश्चिमी बंगाल को, तो इसमें आते थे पश्चिम बंगाल, उसके बाद इसमें आते थे बिहार और उड़ीसा, और इसको आपको हिंदू बहुल्य क्षेत्र था और इसकी राजधानी रखी गई थी कोलकाता। तो आइए हम लोग देखते हैं जब विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को और चालू हुआ स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी विभाजन के विरोध में देखिए कौन कौन से घटना घटी थी। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और यह आपको घोषणा हो गई थी 7 अगस्त 1905 को, उसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे कहाँ पे किया गया था इस आंदोलन की शुरुआत, तो यह किया गया था कोलकाता के टाउन हॉल से। और इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, यानी बहिष्कार प्रस्ताव, यानी जितने भी विदेशी सामान थे इनको बहिष्कार किया गया भारत से। और यह जो सुझाव किसने दिया था, कि कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था बहिष्कार करने का। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व की बात करें तो वह पूरे भारत में था और पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। जैसे हम बात करें मुंबई और पुणे में तो बाल गंगाधर तिलक थे। पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। उसके बाद बात करें दिल्ली में इसका नेतृत्व कर रहे थे सर हैदर राजा। और मद्रास की बात करें तो यहाँ पे इसका नेतृत्व कर रहे थे चिदम्बरम पिल्ले। और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुख्य नारा दिया गया जो इम्पोर्टेंट है, उसमें है आपको वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। ये नारा दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपको बंगाल विभाजन के विरोध में। उसके बाद जब विभाजन लागू हो गया था उसके बाद देखिए कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। जब 16 अक्टूबर को यह विभाजन लागू हो गया था तो पूरे संपूर्ण बंगाल में उसी दिन शोक दिवस मनाया गया था। और उसके बाद बंगालियों ने अटूट एकता दिखाने के लिए हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधी और राखी दिवस भी मनाया गया बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद। और राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें बंगाल विभाजन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रसिद्ध जो गीत था लिखा गया था अमार सोनार बंगला, इसको लिखा गया और गाया गया। और बाद में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो फिर यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना अमार सोनार बंगला, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चालू रखा गया
और एक समय आया जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द करना ही अपनी भलाई समझी। तो उसके लिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किस लिए हुआ था? तो उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे, इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जो आपको आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। और इसमें उस समय के जो वायसराय थे वह थे आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो याद रखिएगा इसको। इसमें आपको जो मुख्य निर्णय लिया गया, देखिए बंगाल विभाजन कैसे यहाँ पे रद्द हुआ। तो यहाँ पे निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और जो राजधानी पहले कोलकाता थी भारत की, उसको यह हटाकर अब दिल्ली की घोषणा हुई। तो घोषणा हुई 1911 में, लेकिन आपको दिल्ली जब राजधानी बनी भारत की तो वह बनी थी 1 अप्रैल 1912 को। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा आपको। घोषणा हुई थी 11 को, लेकिन दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। तो ये दोनों अलग है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद हम बात करें 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें जो अभी वर्तमान आप उड़ीसा देखते हैं और झारखंड, ये उसी में शामिल था। बाद में उड़ीसा जो था 1936 में अलग राज्य बना और 2000 ईस्वी में झारखंड भी एक अलग राज्य बना। उसके बाद हम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद चलेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की तरफ। तो मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में और इसकी स्थापना किए थे आगा खां और सलीमुल्ला खान ने। सलीमुल्ला खान की बात करें तो यह ढाका के नवाब थे, तो इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था मुस्लिम लीग की 1906 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे आगा खां की। और इसके पीछे इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य था। और इसके अधिवेशन की बात करें जो मुख्य आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था 1906 में ढाका में, दूसरा अधिवेशन हुआ 1907 में कराची में और तीसरा जो अधिवेशन हुआ 1908 में। तो 1908 वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो याद इसको क्यों रखना है? क्योंकि 1908 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, इसी में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी मुसलमानों के लिए। तो 1908 अमृतसर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, याद रखिएगा इसको। चलते हैं हम लोग आगे हम लोग देखेंगे 1907 का देखेंगे हम लोग कांग्रेस का सूरत अधिवेशन यानी सूरत फूट। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, वह हुआ था आपके कहाँ पे? सूरत ताप्ती नदी के किनारे। और इसका अध्यक्षता किए थे यहाँ पे रास बिहारी बोस ने। और इसमें परिणाम क्या हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था आपको गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच। तो याद रखिएगा सूरत फूट, सूरत यहाँ पे रास नहीं आई तो लोगों को और इसमें विभाजन हो गया। याद रखिएगा, किसी का सूरत खराब था यहाँ पे तो रास नहीं आया, यहाँ पे सूरत फूट हो गया। तो याद रखिएगा इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे इसमें 1908 में देखेंगे खुदीराम को फांसी की हुई। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया था और यह हमला करने में असफल रहे थे। घटना बाद जब प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1908 के बाद हम लोग चलते हैं 1909 में। 1909 में हम लोग देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार की बात की जाए तो इसी को बोला जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। और इसकी हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार के इस अधिवेशन द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। मार्ले मिंटो सुधार का यह आपको उद्देश्य था। चलते हैं आगे हम देखेंगे 1913 में गदर आंदोलन की बात करें यहाँ पे तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। और इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1913 को और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। उसके बाद इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह भाखना को। उसके बाद हम बात करें इसमें तो 1 नवंबर 1913 को गदर एक पत्रिका भी जारी हुई जो आपको साप्ताहिक थी, यानी एक सप्ताह में निकलती थी और यह उर्दू में निकलती थी। लेकिन 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। और इस पत्रिका का जो पहला पृष्ठ आता था इस पेपर का और इस पत्रिका का, इसमें अंग्रेजी राज का कच्चा चीठा नाम से आता था। उसके बाद हम बात करें 1914 से 18 यानी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग भारत और ब्रिटिश की दृष्टिकोण से देखेंगे, इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बात करेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध की, तो यह हुआ था 1914 से लेकर 18 में। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या रोल था भारत का। तो यहाँ पे यूरोपीय शक्तियाँ 2 भागों में बट गई थी, क्योंकि आपको जो अंग्रेज थे वह यूरोप से ही आए थे। तो यहाँ पे 2 शक्तियाँ बटी थी यूरोप में उस समय। पहला इसमें एक तरफ था देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की, और दूसरी तरफ था यहाँ पे
फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक्स याद रखेंगे। आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको देता है एक ऑप्शन, पहले ग्रुप में कौन था, दूसरे ग्रुप में कौन था। तो एक तरफ था, याद रखिएगा अजीत, ए से याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, जे से याद रखिएगा जर्मनी, ई से याद रखिएगा इटली, आई से, फिर टी से याद रखिएगा तुर्की, और फ्री में याद रखिएगा एफ से आप फ्रांस, आर से रूस और ई से इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप था इसमें आपको विजय हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, यानी यहाँ पे इंग्लैंड जीत गया था। तो इंग्लैंड यहाँ पे जीत गया था, तो उसमें आपको देखेंगे भारत ने क्या किया था। तो यहाँ पे उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, और 1915 में ही आपको गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से भारत में, और आते ही यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की थी ब्रिटिश सरकार को। गांधी जी इससे खुश होकर गांधी जी को एक उपाधि भी दिए थे यहाँ पे, कैसर ए हिंद की, और लोगों ने भी गांधी जी को यहाँ पे एक उपाधि दिया और कहा कि आप भर्ती कराने वाले सर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे अनेक सेनाओं को भर्ती कराए थे प्रथम विश्व युद्ध में। कहाँ से, तो इंग्लैंड की तरफ से, यानी अंग्रेज की तरफ से लड़ने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे 1916 का पढ़ेंगे हम लोग लखनऊ अधिवेशन, इसी को बोलाता है लखनऊ समझौता, यानी कांग्रेस लीग समझौता। तो बात करेंगे हम 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार ने, और इसमें नरमपंथी और गरमपंथी जो इसमें अलग हुए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में रास नहीं आया था इनका चेहरा, तो यहाँ पे याद रखिएगा सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें फिर आपको 1916 में ये जाकर मिल गए थे, यानी दोनों में एकता हो गई थी। तो नरमपंथी और गरमपंथी में एकता हुई थी, इसकी आपको अध्यक्षता कर रहे थे मजमूदार, और लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता और लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली थी इस अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला की भेंट हुई थी गांधी जी से, जिन्होंने आपको किसानों की समस्या बताई थी बिहार की। और इसी के बाद आपके चंपारण आए थे महात्मा गांधी, जिन्होंने नील विद्रोह को समाप्त किया था, और यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का। तो उसके बाद हम भी 1916 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 1917 में उसके बारे में भी जानेंगे। तो 1916 में हम लोग पढ़ेंगे होम रूल लीग आंदोलन। तो इसके बारे में हम बात करें तो होम रूल जो वर्ड है यह आपके आयरलैंड से लिया गया था, जिसका अर्थ होता था यहाँ पे स्वशासन। और उस समय जब होम रूल लागू आपको आया था आंदोलन, तो उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे होम रूल का, तो होम रूल आपको दो होम रूल पढ़ना है यहाँ पे। एक की स्थापना की थी तिलक ने, और दूसरे की स्थापना की थी यहाँ पे एनी बेसेंट ने। बात करें हम अगर तिलक के होम रूल का, तो तिलक का जो होम रूल आंदोलन था यह आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में था, और इसका मुख्यालय था यहाँ पे बेलगांव कर्नाटक में, और इसका स्थापना किया गया था यहाँ पे 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में स्थापना किया गया था महाराष्ट्र में, लेकिन इसका मुख्यालय यहाँ पे कर्नाटक में, और यह महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों क्षेत्र में यह प्रभावी था। और इसका यहाँ पे उद्देश्य था होम रूल का, यानी जो तिलक का होम रूल का स्थापना किया था इसका उद्देश्य था यहाँ पे कि स्वराज की स्थापना करना। और इसी होम रूल लीग आंदोलन में यहाँ पे तिलक ने आपको कथन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद अगर हम एनी बेसेंट के होम रूल लीग की बात करें तो इसका जो क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु था, और यहाँ पे इसका जो मुख्यालय था यहाँ पे अड्यार और मद्रास था। इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे 1 सितंबर 1916 को, और मद्रास में की गई थी। तो मद्रास और तमिलनाडु इसका क्षेत्र था, आप याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य था यहाँ पे स्वशासन की स्थापना करना, और इसके सचिव थे यहाँ पे जॉर्ज अरुंडले। बाद में जब यह आपको आंदोलन जब प्रभावी हुआ, अनेक क्षेत्रों में काम करने लगा अच्छा, तो 1917 में आंदोलन को बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया था। अब चलते हैं 1917 में हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था 1893 में अफ्रीका में। अगर पूछे कि सीधे गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो वह आपके साउथ अफ्रीका का जो 1893 वाला था वो था। लेकिन अगर पूछ ले कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो वह था आपके चंपारण 1917 का। और यह आपको चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो यह हुआ था तीनकठिया प्रथा। इसका तीनकठिया प्रथा इसका कारण था क्योंकि यहाँ पे बात करें अगर बिहार में, तो उस समय तीनकठिया जो प्रथा था, यानी 3 कठिया यानी 3 जो काठा, इसमें पूरे 20 कट्ठा में यानी 1 बीघा में अगर खेती बात करें तो 3 कट्ठा भाग पर अंग्रेजों ने नील की खेती करवाता था बिहार के किसानों से। तो इसी को समाप्त करने के लिए यहाँ पे आए थे तीनकठिया प्रथा को गांधी जी ने। तो इसका उद्देश्य था कि तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना। और इसको गांधी जी को किसने बुलाया था बिहार में, तो यह आपको बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे और यहाँ पे नील की खेती जो था तीनकठिया प्रथा को समाप्त किया था। उसके बाद जब आंदोलन यहाँ पे जब सफल हो गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, महात्मा की उपाधि
किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सत्याग्रह आंदोलन की समाप्ति पे सफलता पे दी थी। उसके बाद हम बात करेंगे 1918, और 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के पीछे कारण क्या था? तो मिल मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं देना इसका मुख्य कारण था। आंदोलन जब हुआ गांधी जी के द्वारा तो 35% बोनस देने को तैयार हो गई ब्रिटिश कंपनी। उसके बाद यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था, क्योंकि इसी में इन्होंने भूख हड़ताल चालू किया था। तो यह प्रथम भूख हड़ताल था। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन पूछे भारत में तो वह चंपारण था, लेकिन प्रथम भूख हड़ताल पूछे तो वह आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। ये दोनों आपको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। 1919 में हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो लंबा हुआ तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, इसी को बुलाता है कर नहीं दो आंदोलन। तो इसके पीछे कारण क्या था? तो फसल नष्ट होने के बावजूद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान करने की वसूली जो वह चालू रखी थी अंग्रेजों ने। तो इसको कारण याद रखिएगा। जब फसल नष्ट हो गया है तो सरकार फिर भी इन से लगान मांग रही थी, वसूली कर रही थी। तो आंदोलन के बाद क्या हुआ? आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि जो किसान अगर समर्थ है कर देने में वहीं दे, बाकी नहीं दो। तो यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। आपको 3 सवाल 3 तरह के हो गए। प्रथम अगर सत्याग्रह पूछे तो 1917 चंपारण, जबकि प्रथम भूख हड़ताल पूछे तो 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर, जबकि 1918 का अगर पूछे प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था तो वह था 1918 का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। इस तीनों को आप याद रखिएगा। चलते हैं 1919 में। 1919 को देखेंगे हम रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था चलिए इसको जान लेते हैं। तो हम बात करें 1919 के रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट कानून का, तो यह क्या था? तो इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में कैद कर लिया था। इसलिए इस कानून को यहाँ पे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कानून कहा गया है। और यह जो रॉलेट एक्ट था पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। और इसके बाद हम देखें इसमें तो गांधी जी ने ही इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही आपको इसमें गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया गया। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 10 अप्रैल 1919 के पंजाब के जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान ही हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनको न्याय दिलाने के लिए ही यहाँ पे जब जालियांवाला बाग में बैठक बुलाई गई थी उसी में आपको गोलियां चलाई गई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हम लोग देख लेते हैं 1919 का। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में जब 13 अप्रैल को अमृतसर में जालियांवाला बाग में सरकार ने एक नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। उसमें सभा के आयोजन के दौरान ही कमांडर के जो जनरल थे जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में। याद रखिएगा यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। बात करें हम जालियांवाला बाग हत्याकांड में तो इसमें हंसराज नामक एक भारतीय था जिन्होंने जनरल डायर की सहयोग किया था। और इस हत्याकांड में यहाँ पे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे देखिए एक मार्टियर वेल भी है इस बाग के अंदर, और इस मार्टियर वेल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोलियों से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं की मौत जमीन सतह से बराबर थी। कुएं में 120 मृतक शरीर निकाले गए थे। जब यह आंदोलन समाप्त हुआ था तो उसमें जब यह कुआं था इसके बीच में, तो लोग जब भागने लगे भगदड़ मची तो इस कुएं में जाकर बहुत से गिर गए। समझिए 120 लोग केवल इस कुएं में डूबकर मर गए थे, क्योंकि इसकी जो जमीन की सतह थी पानी की पूरी आपके ऊपर लाशों से बिछ गई थी। बाद में निकाला गया, इसमें 120 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस कुएं में, बाकी लोग इधर भागे गए थे। तो समझ लीजिए इसमें हजारों लोग की लगभग मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में देखिए उपाधि लौटाई गई थी कुछ प्रमुख नेताओं के द्वारा। गांधी जी ने यहाँ पे केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो उनको 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध में मिला था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और जमनालाल बजाज ने यहाँ पे राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड का, ये आपका जो जालियांवाला बाग है इसी में यह आयोजन किया गया था, ये वर्तमान का है। उसके बाद हम देखें इसमें तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, जिसको बोला जाता है हंटर कमीशन, जो इस हत्याकांड की जाँच करेगा। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष जब बीत गया, इसका परिणाम सामने नहीं आया उस कमीशन के द्वारा, तो 1940 में सरदार उधम सिंह
लंदन और लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी। जब जनरल डायर लंदन में एक सभा कर रहे थे तो वहां पे जाकर 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी जनरल डायर को और इसकी मृत्यु हो गई थी। तब जाकर यह बदलाव पूरा हुआ था। उसके बाद हम चलेंगे आगे पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इसको हम जानते हैं सबसे पहले कारण। तो ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध जीत चुकी थी 1918 में। उसके बाद एक तरफ जो देश था तुर्की और दूसरी तरफ जा तो इंग्लैंड। ये जब इंग्लैंड जीत गया तो तुर्की को यहाँ पे दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारत में जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों से नाराज हो गए। क्योंकि तुर्की की बात की जाए तो तुर्की आपको पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और मुसलमान जो भारतीय के थे वह नहीं चाहते थे कि तुर्की को यहाँ पे उनकी सजा मिले। तो उसके बाद जब यहाँ पे हम इसको जानते हैं थोड़ा बैकग्राउंड बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध हम लोगों ने पीछे भी देखा था। एक तरफ था आपके राज अजीत और एक तरफ था आपके फ्री। तो यहाँ पे फ्री लोग जीत गए थे, यानी यहाँ पे इंग्लैंड जीत गया था। तो इसमें तुर्की की तरफ इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसको बोला जाता है सेवर्स की संधि। और सेवर्स की जो संधि होती है ब्रिटेन और तुर्की के बीच में, तो ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लेता है सेवर्स की संधि के तहत। उसके बाद जो तुर्की की अगर बात की जाए तो पूरा मुस्लिम क्षेत्र था। तो विश्व के जितने भी मुसलमान थे वह तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी उनको खलीफा मानते थे और वे नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार को छीना जाए। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया भारत में और उसके लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा था यहाँ पे खिलाफत कमेटी। और इसमें आपको पूरे भारत के मुसलमान और हिंदू ने इसमें सहयोग किया था और महात्मा गांधी भी इसके अध्यक्ष बने थे इस कमेटी के। और यह जो आपको खिलाफत आंदोलन था यह सबसे बड़ा मौका था, सबसे बड़ा मंच था यहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों को एक जगह खड़ा करने का, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान के विरुद्ध लड़ाई हो रहा था और हिंदू भी इसके साथ था। तो महात्मा गांधी इन्होंने यानी कांग्रेस ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसका अध्यक्ष बने थे खिलाफत आंदोलन के खुद कौन, तो महात्मा गांधी। और इसके जो प्रमुख सदस्य थे इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग इस खिलाफत कमेटी के मुख्य सदस्य थे। उसके बाद हम कहें इसमें निर्णय क्या लिया गया, तो ब्रिटिश सरकार अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, यानी खिलाफ में रहेंगे। याद रखिएगा खिलाफत कमेटी का यही आपको निर्णय लिया गया खिलाफत कमेटी में। और बाद में इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा सरकार बनी और खलीफा पद को ही यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तब जाकर यह खिलाफत आंदोलन बाद में समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन 1919 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे 1920 में हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को, और जिस दिन यह शुरुआत हुई थी उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो यह एक बहुत दुखद की घटना थी और तिलक की मृत्यु के यहाँ पे मरने के कारण इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ तिलक के ऊपर, तिलक फंड की यहाँ पे स्थापना की गई थी। उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग यहाँ पे असहयोग आंदोलन का उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य की बात करें तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना, जालियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना और ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना। यानी खुद यहाँ पे देखिए सहयोग नहीं करना यानी असहयोग। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन का ये सभी उद्देश्य था। उसके बाद हम बात करें असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव हुआ था सबसे पहले पारित, वह कहाँ हुआ था, तो वह एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का अगर विशेष अधिवेशन की बात करें तो वह आपको बुलाया था। एक तो कांग्रेस का अधिवेशन आपको एक साल में होता था दिसंबर में, लेकिन जब विशेष की बात करें तो यह अब जब कोई काम जो विशेष काम होता था उसमें बुलाया था, यानी यह अगस्त में बुलाया गया था। तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, यह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था कोलकाता में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ पे लाला लाजपत राय और इसी में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था। और आंदोलन के दौरान देखिए क्या क्या घटना घटी थी। तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी जिसमें जल्द ही 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हो गया था इस आंदोलन की सहायता के लिए। उसके बाद इस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया और उनको पहली बार भारत में जलाया गया था। उसके बाद संपूर्ण भारत में इस आंदोलन के दौरान यहाँ पे हड़ताल किया गया था। फिर यह आंदोलन 2 साल तक अच्छे से चला। फिर 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना घटती है जहां से महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को जब यह आंदोलन वापस ले लिया गया तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की सजा सुनाई गई महात्मा गांधी को। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फरवरी 1924 में इनको रिहा कर दिया गया था। तो पहले हम जानते हैं चौरी चौरा कांड क्या हुआ था जिसकी वजह से महात्मा गांधी को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो बात करेंगे हम 1922 का चौरी चौरा कांड। यह जो घटना घटी थी
5 फरवरी 1922 को घटी थी। चौरी चौरा कांड की बात की तो यह आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है और चौरी चौरा स्थान पर यह घटना घटी थी। तो असहयोग आंदोलनकारियों के जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो उसके ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाया गया। तो फिर भीड़ ने इसमें उत्सुक होकर पुलिस थाना में ही आग लगा दिया, जिसमें 22 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उस समय भारत के जो गवर्नर थे वह थे आपके लॉर्ड रीडिंग। और इस घटना के बाद गांधी जी दुखित होती है क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन था और इसमें यहाँ पे आग लगा दी गई, आगजनी हुई, लोगों की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी अचानक बारदोली में एक बैठक बुलाते हैं और 12 फरवरी 1922 को यहाँ पे निर्णय लेती है कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद हम 1922 के बाद पढ़ेंगे 1923 में हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति, गांधी जी की जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार की गठन करना और इनकी मांग करना था। और इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे यहाँ पे चित्तरंजन दास और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। बात करें 1924 में जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यह आंदोलन जो है स्थिर पड़ जाती है। उसके बाद 1924 में गांधी जी बाहर आते हैं जब इनकी तबीयत खराब होती है फरवरी में। फिर उसके बाद 1924 में ही बेलगाम अधिवेशन होता है और यह एकमात्र अधिवेशन रहता है जिसमें गांधी जी अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें 1925 से हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि यह वीडियो जब लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग फील होगा। तो उसमें हम लोग 1925 में एक नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम लोग यहाँ पे काकोरी कांड, 1928 का साइमन कमीशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, डांडी मार्च, फिर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इवनिंग समझौता, फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हैं उनको, उसके बाद पूना पैक्ट जो हुआ था 32 में। उसके बाद इसमें हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह, पाकिस्तान की मांग कैसे हुई, क्योंकि कौन किया, इसके बारे में। फिर आपको क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज को जानेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद बेबल योजना जो शिमला समझौता हुआ था, उसके बाद नौसेना विद्रोह को जानेंगे। फिर आपको कैबिनेट मिशन को जानेंगे और 1947 का जो माउंटबेटन योजना हुआ था उसके बाद हम लोग भारत को आज़ादी दिलाएंगे। तो ये आपको एक साथ पढ़ने में ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सभी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यानी 1925 से लेकर 1947 तक हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ये वीडियो जब भी आपको डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।